इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के जो भी रूल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करें तो प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, मिस्चीवियस रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एजुजडम जेनरिस। ये सारे के सारे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अलावा जो सेकेंडरी रूल है इंटरप्रिटेशन के, उनमें सबसे पहला है एक्सप्रेसियो unius est exclusio alterius एंड दूसरा रूल है contemporanea expositio est optimate fortissima in lege और तीसरा रूल है nocitura sociis। ये भी आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्राइमरी रूल है इंटरप्रिटेशन का रूल ऑफ लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, जिसको द प्लेन मीनिंग रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला रूल होता है और इस रूल के तहत जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं स्टैट्यूट में उनको उनका ऑर्डिनरी या फिर नेचुरल मीनिंग देकर ही क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो स्टैट्यूट में लैंग्वेज यूज़ हुई है पहले उसको एग्जामिन किया जाए और उसका जो लिटरल मीनिंग है उसको एग्जामिन किया जाए। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आप जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं स्टैट्यूट में उनको उनका लिटरल मीनिंग दो और जो पैराग्राफ्स हैं, जो सेंटेंस हैं, ग्रामेटिकली जो अर्थ उनका निकल कर आ रहा है वही अर्थ आप उनको दो, वही मीनिंग उनका आप इंटरप्रेट करो। तो यहाँ पर जब हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इन दिस सिचुएशन जो कोर्ट है उसको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो कोई एडिशंस करे या फिर वो कुछ सब्स्टिट्यूट करे, कोई मॉडिफिकेशंस करे उन वर्ड्स में जो कि यूज़ किए गए हैं स्टैट्यूट में। इसमें डायरेक्टली जो लिटरल मीनिंग है, जो ग्रामेटिकल मीनिंग है वर्ड्स का, वही इंटरप्रेट किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट को लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत अलाउ नहीं किया जाता है कि वो स्टैट्यूट में जो मीनिंग है, लिटरली जो मीनिंग निकल कर आ रहा है उससे वो डेविएट नहीं हो सकती है, उसके अलावा वो कोई और अर्थ उसका नहीं लगा सकती है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि कब लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जाता है। तो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तभी अप्लाई किया जाता है जब जो वर्ड यूज़ हुए हैं स्टैट्यूट में, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है स्टैट्यूट में वो क्लियर होती है, वो अनएम्बिगस होती है और वो प्लेन होती है, तभी आपका लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जाता है। एक केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मथाई वर्गीस एंड अदर्स 1987 का। इस केस में एक पर्सन काउंटरफिट करेंसी यानी कि डॉलर के साथ पकड़ा गया और उसके ऊपर आईपीसी के यहाँ पर ये जो सेक्शन मेंशन है इनका चार्ज लगा फॉर पजेसिंग काउंटरफिट करेंसी। जो एक्यूज था उसने ये कंटेंशन रखा कि भाई ये जो सेक्शन है 489A एंड 489E इनका चार्ज एक्यूज पर्सन के ऊपर नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि यहाँ पर इंडियन करेंसी नोट्स के काउंटरफिटिंग की बात की गई है और जो एक्यूज्ड है उसने काउंटरफिट किया था फॉरेन करेंसी नोट। तो इस केस में इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने ये बात हेल्ड की कि जैसा कि ये जो सेक्शन है आपके आईपीसी में, इन सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये टर्म यूज़ हुई है करेंसी नोट्स और बैंक नोट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन करेंसी नोट तक, इंडियन बैंक नोट तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि ये फॉरेन करेंसी नोट्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो इस तरीके से लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो चार्ज इस पर्सन के अगेंस्ट इन सेक्शन के तहत फ्रेम किए गए हैं ये सही हैं। नेक्स्ट केस था मोतीपुर ज़मींदारी को प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये सवाल उठा कि क्या
बिहार सेल्स टैक्स एक्ट के स्केड्यूल की 6th एंट्री के तहत जिन वेजिटेबल को टैक्स से एग्जाम्पशन मिला हुआ है उनके तहत क्या शुगर केन भी आता है। यानी कि ये सवाल उठा कि क्या शुगर केन भी क्या है, एक वेजिटेबल है जिनको एग्जाम्पशन मिला हुआ है टैक्स से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि भाई अगर हम डिक्शनरी या फिर बोटानिकल मीनिंग देखें वेजिटेबल्स का तो उसके अंदर आपका शुगर केन भी इंक्लूड होता है। बट जो शुगर केन है वो ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के द्वारा उनके गार्डन में उगाया नहीं जाता है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेजिटेबल, ये वेजिटेबल का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से शुगर कैन जो है वो आपका एग्जेम्प्टेड नहीं है अंडर दी 6th एंट्री ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द बिहार सेल्स टैक्स एक्ट 1947। और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका शुगर केन जो है वो ग्रीन वेजिटेबल नहीं है और उसको टैक्स से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और साथ ही ये कहा गया कि जो भाई वेजिटेबल्स हैं उनको टैक्सिंग स्टैट्यूट में कॉमन लैंग्वेज में उनका मीनिंग है उस हिसाब से समझना चाहिए, उस हिसाब से उनका मीनिंग इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। जो उनका कॉमन लैंग्वेज में मीनिंग है वेजिटेबल्स का उस हिसाब से ही उनको टैक्सिंग स्टैट्यूट के तहत समझना चाहिए। यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं उनको टेक्निकली इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए, उनको बोटानिकल अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए, उनको इन द कॉमन लैंग्वेज जो उनका मीनिंग है वो दिया जाना चाहिए, टेक्निकली इंटरप्रेट ना कर कर। द इंटरप्रिटेशन शुड बी डन इन द कॉमन लैंग्वेज। तो भाई जो वेजिटेबल है वो आपकी होती है वो चीज़ जो कि किचन गार्डन में उगाई जाती है या फिर फार्म में उगाई जाती है और जो कि टेबल पर यूज़ की जाती है। सो इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सेल्स टैक्स लेजिस्लेशन में जो एंट्रीज वगैरह होती हैं उनको इंटरप्रेट करते समय ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि एंट्रीज में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका इंटरप्रिटेशन टेक्निकली ना किया जाए बल्कि इट शुड बी डन इन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन सेंस के हिसाब से उनको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसको हम कहते हैं निर्वचन का स्वर्णिम सिद्धांत। ये सिंपली लिटरल या फिर ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो अभी हमने डिस्कस किया उसका मॉडिफिकेशन है। अगर हम इस रूल के ओरिजिन की बात करें तो 1857 की बात है। उस समय पर जो लॉर्ड वेंसलेडेल थे इन्होंने गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को प्रतिपादित किया था इन द केस ऑफ ग्रे वर्सेस पियर्सन। इसलिए गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को वेंसलेडेल्स गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही इस केस में कोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी यूजुअली द लिटरल एंड नॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी यूज्ड but if the normal meaning gives an absurd result then that meaning should be avoided। कहने का मतलब है कि नॉर्मली भाई आप लिटरल या फिर नॉर्मल मीनिंग यूज़ करो, जो स्टैट्यूट में लैंग्वेज है उसको लिटरली आप समझो, उसका लिटरल मीनिंग क्या है वो समझो, ग्रामेटिकली उसका क्या अर्थ निकल कर आ रहा है वो समझो, उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करो। बट अगर ऐसा करने पर एब्सर्ड रिजल्ट निकलता है तो इन दैट सिचुएशन उस मीनिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं और डिफरेंट मीनिंग दिया जाना चाहिए उस सिचुएशन में, जिससे जो इनकन्वीनियंस है उसको अवॉइड किया जा सके। तो कहने का मतलब यही है कि भाई स्टैट्यूट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका अगर नॉर्मल मीनिंग हम इंटरप्रेट करते हैं और एब्सर्ड रिजल्ट वो देता है तो इन दैट सिचुएशन जो जज हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो उस मीनिंग से डेविएट हो सकते हैं। तो ये है आपका गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब अगर हम बात करें कि गोल्डन रूल कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन करते समय, तो यहाँ पर दो सिचुएशन बताई गई हैं, जिसमें से पहली सिचुएशन ये है कि भाई अगर स्टैट्यूट में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं अगर वो होमोग्राफ हैं, कहने का मतलब है कि वर्ड की स्पेलिंग तो मतलब सेम ही है बट उसके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इन दैट सिचुएशन जो सुटेबल मीनिंग है कोर्ट उस प्रेफर्ड मीनिंग को चूज़ कर सकती है जो कि सुटेबल लगता है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें होमोग्राफ वर्ड्स के एग्जाम्पल की, जैसे कि ये एक टर्म है साइन, इसके दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। पहला अगर हम इसका सेंटेंस में यूज़ करें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, संकेत, इशारा, ठीक है। जैसे कि जो हेडेक है वो स्ट्रेस का एक संकेत है, साइन है। तो यहाँ पर साइन का मतलब क्या हो गया, संकेत। दूसरी तरफ अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई आप चेक पर साइन करना भूल गए हैं, साइन मतलब हस्ताक्षर करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर साइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साइन का मतलब हो गया हस्ताक्षर। अब यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई आप चेक पर संकेत करना भूल गए हैं, तो ये तो हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मीनिंग। तो यहाँ पर जो प्रेफर्ड मीनिंग है इस सेंटेंस में, साइन का प्रेफर्ड मीनिंग क्या है, हस्ताक्षर है। तो यहाँ पर जो प्रेफर्ड मीनिंग है वही कोर्ट क्या करेगी, चूज़ करेगी। उसी तरीके से अगर ये वाला सेंटेंस हम देखें, पहला सेंटेंस, इसमें लिखा है कि जो हेडेक है वो क्या हो सकता है, स्ट्रेस का साइन हो सकता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से बोले कि भाई जो सरदर्द है वो स्ट्रेस का क्या हो सकता है, हस्ताक्षर हो सकता है, तो ये सेंटेंस का जो भाव है वो बदल जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेफर्ड मीनिंग है, प्रेफर्ड मीनिंग क्या है इसका, प्रेफर्ड मीनिंग ये है कि भाई हेडेक जो है वो स्ट्रेस का संकेत है। अगर हम इस शब्द का अर्थ निकालें संकेत, तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड मीनिंग होगा। तो कोर्ट कौन सा मीनिंग चूज़ करेगी, जो ज़्यादा प्रेफर्ड मीनिंग हो वो कोर्ट चूज़ करेगी। यानी कि इन द सिचुएशन अगर जो वर्ड यूज़ हुए हैं स्टैचूट में वो होमोग्राफ है, कहने का मतलब है ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। तो इन दैट सिचुएशन जो भी कोर्ट को प्रेफर्ड मीनिंग लगता है वो मीनिंग कोर्ट चूज़ करेगी, जो भी सुटेबल मीनिंग है उस शब्द का वो मीनिंग कोर्ट चूज़ करेगी। अब अगर हम बात करें सेकंड सिचुएशन की, तो सेकंड सिचुएशन ये है कि भाई जो स्टैचूट में वर्ड यूज़ हुए हैं उनका सिर्फ एक ही मीनिंग निकल रहा है, लेकिन जो मीनिंग निकल रहा है उसका रिजल्ट एब्सर्ड है। तो इन दैट सिचुएशन उसको अवॉइड करने के लिए, अब्सर्डिटी को अवॉइड करने के लिए, जिससे इनकन्वीनियंस ना हो, क्या किया जा सकता है, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग उस शब्द को जज दे सकते हैं। तो ये दूसरी सिचुएशन थी जब गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जा सकता है। एक केस था ली वर्सेस नैप 1967 का। इस केस में स्टॉप इस शब्द के इंटरप्रिटेशन को लेकर सवाल आया था। हुआ क्या था कि भाई जो रोड ट्रैफिक एक्ट 1960 है उसके सेक्शन नंबर 77 के सब सेक्शन 1 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट करता है उसको घटना स्थल पर रुकना होगा, ही शैल स्टॉप, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉप शब्द यूज़ हुआ है इसको लेकर सवाल था कि भाई जो एक्यूज था हुआ क्या था, वो रुका था बट फॉर अ सेकेंड, थोड़े ही क्षण भर के लिए वो रुका और तुरंत पतली गली से वो निकल लिया। फिर एक्यूज ने ये कंटेंशन रखा कि भाई मैं रुका तो था, तो मैंने तो इस प्रावधान को तो फॉलो किया है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैंने फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए वो जस्ट स्टॉप हुआ एंड देन तुरंत वो चला गया, क्षण भर के लिए वो रुका। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बात हेल्ड की कि अगर हम इसको लिटरली क्या करें, इंटरप्रेट करें, तो इसका मतलब यही निकलता है कि आपको रुकना चाहिए। आपको जो एक्सीडेंट करता है उसको एक्सीडेंट प्लेस पर रुकना होगा। इसके जो रिज़ल्ट हैं, इस इंटरप्रिटेशन की जो रिज़ल्ट है वो एब्सर्ड रिज़ल्ट निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है और जस्ट वो स्टॉप होता है फॉर अ सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो रुका था। तो अगर हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो इस प्रोविज़न के एब्सर्ड रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इनजस्टिस सामने आएगी। तो इस केस में कोर्ट ने लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं किया, कोर्ट ने अप्लाई किया गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। और गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हुए इस शब्द का कोर्ट ने ये मीनिंग निकाला कि इसका अर्थ है कि जो एक्सीडेंट करता है उसको एक्सीडेंट प्लेस पर
रीजनेबल टाइम के लिए रुकना होगा। तो इस तरीके से इस केस में इस शब्द का कोर्ट ने गोल्डन रूल अप्लाई करते हुए इंटरप्रिटेशन किया और कहा कि जो चालक था उसने इस सेक्शन का पालन नहीं किया, जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसने इस सेक्शन का पालन नहीं किया है, क्योंकि वह एक्सीडेंट प्लेस पर रीजनेबल टाइम के लिए नहीं रुका था। अब अगर हम बात करें थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इस रूल का मीनिंग यही है कि भाई अगर ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज यूज़ हुई है स्टैट्यूट में वो डाउटफुल है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन मान लो 2 मीनिंग निकल रहे हैं, तो अगर वो वाला मीनिंग जो कि क्या करता है, जिस सिस्टम के लिए क्या किया गया था, लॉ इनैक्ट किया गया था, स्टैट्यूट बनाया गया था, जिस इंटेंशन के साथ लेजिस्लेचर ने क्या किया था, स्टैट्यूट का निर्माण किया था, उस इंटेंशन को जो मीनिंग क्या करता है, फॉलो करता है, कोर्ट उस मीनिंग को चूज़ करेगी। वो मीनिंग जो कि लिमिटेड है और जिससे लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन नहीं होता है, उसे कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। किस मीनिंग को चुनेगा? उस मीनिंग को चुनेगा जो कि क्या करता है, इफेक्टिव रिजल्ट देता है, जो लिमिटेड नहीं है, जो लेजिस्लेचर की इंटेंट को क्या करता है, बनाए रखता है। उस मीनिंग को कोर्ट चुनेगा और उस मीनिंग को रिजेक्ट करेगा जो कि लिमिटेड है और जो कि लेजिस्लेचर की जो इंटेंट है उसको डिफीट करता है, उसको कोर्ट नहीं चुनेगा। तो यही है आपका रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि भाई कोई शब्द है, उसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, उसको आप वॉइड डिक्लेयर करने से अच्छा है आपको कि आप उसको इफेक्ट दो। यानी कि भाई ये जो आपका रूल है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये एक लीगल मैक्सिम पर आधारित है जो कि है उत रेस मजीस वलियत क्वाम परियत, जिसका मतलब है इट इज़ बेटर टू गिव इफेक्ट टू अ थिंग दैन टू डिक्लेयर इट वॉइड, कि किसी चीज़ को वॉइड डिक्लेयर करने से अच्छा है, शून्य घोषित करने से अच्छा है कि आप उसको इफेक्ट दो। क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक लॉ किसी न किसी उद्देश्य के लिए ड्राफ्ट किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो लिटरल मीनिंग निकल कर आ रहा है लॉ का, वो स्टैट्यूट के पर्पस को क्या करता है, डिफीट करता है, तो इन दैट सिचुएशन जो लॉ है उसको जिस इंटेंशन से उसको ड्राफ्ट किया गया था उसको दिमाग में रखते हुए समझना चाहिए। तो ये कहा गया है कि जो जजेस हैं उनको लॉ का इंटरप्रिटेशन, लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन था लॉ बनाने के पीछे, उसको इफेक्ट देते हुए करना चाहिए। तो ये था आपका रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट रूल है मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये रूल हेडन केस में 1584 में लॉर्ड पॉक ने दिया था, इस वजह से इसको हेडन्स रूल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको मिस्चीफ रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फोकस होता है मिस्चीफ को क्योर करने का, और इसको और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, और एक और नाम है इसका परपोजिव कंस्ट्रक्शन। तो इतने सारे नाम इस रूल के हैं। हेडन केस में हुआ क्या था, ये हेल्ड किया गया था कि भाई जो 4 चीज़ें यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे, जो 4 क्वेश्चन हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे जो स्टैट्यूट है उसका श्योर और ट्रू इंटरप्रिटेशन हो सके। ये बात हेल्ड हुई थी हेडन केस में। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो करंट एक्ट है उसके बनने से पहले जिस चीज़ के ऊपर करंट एक्ट बनाया गया है उस चीज़ के ऊपर क्या कॉमन लॉ था। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मिस्चीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, व्हाट वर द रॉन्ग्स और डिफेक्ट्स विच इट डिड नॉट कवर। यानी कि ये कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई कौन सा मिस्चीफ था, कौन सा डिफेक्ट था जो कि कॉमन लॉ कवर नहीं करता था। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई उस डिफेक्ट के लिए, उस मिस्चीफ के लिए जो करंट एक्ट है क्या रेमेडी देता है, और उस रेमेडी को देने के पीछे क्या रीज़न है। ये है आपका चौथा क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद जो जजेस हैं उनका
रोल ये रहता है कि उनको इस हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना है जिससे जो मिस्चीफ है वो सप्रेस हो और रेमेडी एडवांस हो, क्योंकि मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट ही यही है, टू सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि जो बेनिफिशियल या फिर मिस्चीवियस रूल है उसका मतलब है वॉट एवर रॉन्ग और मिस्चीफ द करंट एक्ट इज टारगेटिंग, जिस भी रॉन्ग और मिस्चीफ को करंट एक्ट क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ओनली दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट नीड टू बी अकाउंटेड, वही इंटरप्रिटेशन को क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, एक्ट की वही इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत होती है। जो अदर इंटरप्रिटेशन निकल कर आती हैं उनको यहाँ पर जो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनका आंसर देकर क्या किया जा सकता है, इजीली रिजेक्ट किया जा सकता है। एक केस था थॉमसन वर्सेस लॉर्ड सी मॉरिस 1900 का। इस केस में लॉर्ड लिनले ने ये कहा था कि अगर हम स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट को इंटरप्रेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इनैक्टमेंट में उन्हीं को अटेंशन नहीं देनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर नहीं करना चाहिए, बल्कि कंसीडर किया जाना चाहिए हिस्ट्री ऑफ द एक्ट एंड द रीजंस विच लीड टू इट्स बीइंग पास्ड, कि भाई उस एक्ट के बनने से पहले की क्या हिस्ट्री थी और क्यों उस एक्ट को पास किया गया, ये चीज़ देखी जानी चाहिए। ये बात हेड हुई थी इस केस में। अब अगर हम बात करें कि भाई मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कब अप्लाई होता है, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब एम्बिग्विटीज़ होती हैं, जहाँ पर लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है जब स्टैट्यूट में जो टर्म्स यूज़ हुए हैं उनका एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है, मतलब एम्बिग्विटी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट में यूज़ हुई वो अनक्लियर है, तो इन दैट सिचुएशन मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जा सकता है। वो भी तब जब भाई लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल करके हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और अगर कोई फिजिकल डाटा वगैरह कहीं पर दिया हुआ है तो इन दैट सिचुएशन आपका मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है। एक केस था स्मिथ वर्सेस ह्यूज। इस केस में ये सवाल उठा कि भाई जो एक एक्ट है स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959, इस एक्ट के सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 में ये प्रावधान है कि कोई भी प्रॉस्टिट्यूट वगैरह जो हैं वो सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को आकर्षित नहीं करेंगी, क्योंकि इससे उनको इनकन्वीनियंस होती है, जो सड़क पर आने जाने वाले लोग हैं उनको इनकन्वीनियंस होती है, तो वो ये नहीं करेंगे। अगर वो ये करेंगी तो ये क्या होगा, एक ऑफेंस होगा। तो ये प्रावधान है इस सेक्शन के तहत। तो इस केस में हुआ क्या था, जो एक प्रॉस्टिट्यूट थी वो अपने खिड़की से, अपनी विंडो से क्या कर रही थी, जो सड़क पर आने जाने वाले लोग थे उनको आकर्षित कर रही थी। तो अब ये सवाल उठा कि क्या ये सेक्शन इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। इस सेक्शन का तो ये कहना था कि भाई अगर सड़कों पर जो प्रॉस्टिट्यूट हैं अगर वो क्या करती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करती हैं, तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये एक ऑफेंस होगी। बट यहाँ पर ये जो प्रॉस्टिट्यूट थी ये कोई सड़क पर ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि वो जो उसकी विंडो थी उससे सड़क पर आने जाने वाले लोगों को आकर्षित कर रही थी फॉर प्रॉस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया और ये देखा कि भाई इस सेक्शन को लाने के पीछे का इंटेंशन क्या था। इस सेक्शन का इंटेंशन यही था कि जिससे जो स्ट्रीट है उनको ऐसी परिस्थितियों से बचाया जा सके कि जिससे क्या ना हो, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो और जो लोग हैं वो बिना प्रॉस्टिट्यूट के द्वारा छेड़छाड़ किए सड़कों पर आ जा सके। तो इस इंटेंशन से इस सेक्शन को डाला गया था। तो अब इस केस में कोर्ट ने मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हुए सिंपली सीधा सीधा ये कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप स्ट्रीट पर आकर अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को या फिर जो खिड़की है उससे स्ट्रीट पर जो लोग आ जा रहे हैं उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप
इस सेक्शन के तहत फॉल होंगे ही। तो इस तरीके से इस केस में कोर्ट ने मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया। नेक्स्ट रूल है द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये जो रूल है, ये रूल तब अप्लाई होता है जब दो स्टैट्यूट आपस में कन्फ्लिक्ट में होते हैं या फिर किसी एक ही पर्टिकुलर स्टैट्यूट के जो पार्ट्स हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन उन दोनों में हार्मनी बनाने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपका एक रूल अप्लाई किया जाता है, जिस रूल को हम कहते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। उस इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट किया जाता है जो इंटरप्रिटेशन सभी प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट में होती है और लेजिस्लेचर का जो इंटेंट है उसके साथ भी कंसिस्टेंट में होती है। उस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई नहीं किया जाता है, उस कंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए जो कि इनकंसिस्टेंस हो, जो कि इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है और जो स्टैट्यूट है उसको पूरा एज अ होल जैसे कि पास होता है तो पूरा एज ए होल उसके कंसिस्टेंट में प्रोविज़न को क्या किया जाता है, हार्मोनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के, तो पहला फीचर यही है कि ये जो आपका इंटरप्रिटेशन का रूल है इसका गोल होना चाहिए टू मेक द लॉ होल एंड कंसिस्टेंट, यानी कि पूरे के पूरे एक्ट को कंसिस्टेंटली क्या करना, हार्मोनाइज करना, कि कोई भी प्रोविज़न पूरे के पूरे एक्ट में एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट अगर होता है तो क्या हो, जिससे कि पूरा का पूरा लॉ एज अ होल पास होता है तो वो पूरे के पूरे लॉ के कंसिस्टेंट में हो, इस तरीके से हार्मोनाइज किया जाना इस रूल का ऑब्जेक्ट है। और अगर दो या दो से ज़्यादा स्टैट्यूट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो उनको इस रूल के तहत हार्मोनाइज किया जाता है। थर्डली, एक स्टैट्यूट का प्रोविज़न दूसरे स्टैट्यूट के प्रोविज़न को डिफीट नहीं कर सकता है, इसलिए उनको हार्मोनाइज करने के लिए रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जाता है। अगर आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जो स्टैट्यूट का एक पार्ट है उसको आपने रिड्यूस ही कर दिया, इस तरीके से आपने उसको इंटरप्रेट किया है कि वो कुछ रहा ही नहीं, तो इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि आपने हार्मनी बिठा दी है, सामंजस्य बिठा दिया है। कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रोविज़न जो है वो दूसरे प्रोविज़न के ऊपर हावी ना हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं दूसरे प्रोविज़न को यूज़लेस ना बनाए। कोर्ट को दोनों प्रोविज़न्स को समान रूप से इफ़ेक्टिव करने की कोशिश करनी चाहिए। यही है आपका रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि जो कन्फ्लिक्टिंग स्टैट्यूट हैं या फिर जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविज़न्स हैं उनको कोर्ट क्या करे, हार्मोनाइज करे, उनमें तालमेल बिठाकर दोनों को लागू करे, ना कि किसी एक को प्रभावी बनाकर दूसरे को कम प्रभावी कर दे, दूसरे का जो प्रभाव है, दूसरे की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर दे। तो ये है आपका रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो आर्टिकल ऐसे हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कैसे? आर्टिकल 368 जो है वो तो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो जो भी उसको ज़रूरी लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए उस चीज़ को वो अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है। बट आर्टिकल 13 का क्लोज टू तो ये कहता है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। अब ये सवाल आया कि भाई इन दोनों प्रोविज़न्स में जैसे कि कन्फ्लिक्ट है तो कौन ज़्यादा प्रभावी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या फिर ऐसा कह सकते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हुए इन दोनों ही आर्टिकल को हार्मोनाइज करते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
propound किया। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली ये स्टेट करता है कि जो पार्लियामेंट है अमेंडमेंट करना उसका बेसिक राइट है, वो चाहे तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। बट ये जो इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट लाया उसके तहत ये प्रावधान किया कि जो पार्लियामेंट है वो जो चाहे अमेंड कर सकती है, लेकिन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो अमेंड नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रपाउंड किया गया और इन दोनों आर्टिकल्स में सामंजस्य बिठाया गया, इन दोनों आर्टिकल को हार्मोनाइज किया गया। और ये केस जो लाया गया था केशवानंद भारती के द्वारा, ये इतनीर मठ के हेड थे, तो इनका अभी जैसे कि आपको पता ही है सितंबर में 2020 में निधन हो गया है। तो ये केस वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में, तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब ये करंट को टच कर गया है। तो इस तरीके से ये आपका पूछा जा सकता है। लास्ट प्राइमरी रूल है रूल ऑफ इजुस्डम जनरस, जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, यानी कि उसी प्रकार का। कहने का मतलब है जब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर इंटरप्रिटेशन करते समय हम कैटेगरी में जो चीज़ें दी गई हैं उनको देखते हैं और नेक्स्ट चीज़ क्या होगी उसी तरह की चीज़ हम मेंशन करते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी उसी के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर चीज़ को ही हम नेक्स्ट चीज़ बताते हैं कि नेक्स्ट चीज़ अब ये होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कहीं पर स्टैट्यूट में लिखा है 2, 4, 6, 8 ... एक्सेट्रा, तो यहाँ पर इस कैटेगरी को देखते हुए सेम काइंड की चीज़ क्या लग रही है कि यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि सेम काइंड की चीज़ कैटेगरी में देखते हुए जिन चीज़ों से वो मैच खा रही है, जो कैटेगरी में चीज़ें दी गई हैं उससे मिलती हुई जो चीज़ होगी वही हम इंटरप्रेट करेंगे कि नेक्स्ट चीज़ वो होगी। तो ये है आपका रूल ऑफ इजुस्डम जनरस। ये ध्यान रखना है कि ये रूल अप्लाई नहीं होता है जब कोई जो कैटेगरी दी गई है वो अपने आप में ही क्या है एग्जॉस्टिव है, अपने आप में ही पूर्ण है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की, तो सबसे पहला रूल है Expressio unius est exclusio alterius. इसका मतलब है द मेंशन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, या फिर ऐसे कह सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स अदर्स। कहने का मतलब है एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरी वस्तु का अपवर्जन करता है। When a thing is explicitly mentioned in a provision of an act, then all other things are not considered. जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो आर्टिकल्स के तहत फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये किनको प्राप्त नहीं है, जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको ये प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ यहाँ पर एक बार मेंशन कर दी है इसने दूसरी चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया है। इट मीन्स व्हेन अ थिंग इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन अ प्रोविजन ऑफ एन एक्ट देन ऑल अदर थिंग्स आर नॉट कंसीडर्ड। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट सेकेंडरी रूल है Contemporanea expositio est optima et fortissima in legge. इसका मतलब है अ कंटेम्परेनियस एक्सपोजिशन इज बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इन लॉ, यानी कि तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम व प्रभावी होती है। दिस मैक्सिम ऑल्सो कंसीडर द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एक्ट वॉज पास्ड। कहने का मतलब यही है कि जो कानून या फिर दस्तावेज है उसकी सबसे अच्छी इंटरप्रिटेशन वह है जो उसे तत्कालीन विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त हुई है, जो उसे कंटेम्परेनियस एक्सपर्ट्स द्वारा क्या हुई है प्राप्त हुई है। लास्ट सेकेंडरी रूल है Nocitura sociis. जिसका मतलब है द मीनिंग ऑफ अ अनक्लियर वर्ड फ्रेज शुड बी डिटरमाइंड बाय द वर्ड्स इमीडिएटली सराउंडिंग इट,
या फिर ऐसे कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। बेसिकली इसको कंस्ट्रक्शन का कैनन माना जाता है, जिसके तहत क्वेश्चनेबल मीनिंग ऑफ अ डाउटफुल वर्ड डिटरमाइन किया जाता है या फिर डिराइव किया जाता है फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद अदर वर्ड्स। तो ये तो था आपका लास्ट सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसमें हमने आपको प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स पढ़ाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे या हमने बना दी हैं वो आपको चाहिए तो वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में मिलेगी। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और आई बटन पर भी आपको वो मिल जाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।